आगे बस आज और कल की 2 क्लासेस में अपना 53A वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन लगेंगे आज और कल। ये जनरल प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, दैट्स व्हाई हमें स्लो ही चलना नेसेसरी था। 47 से करेंगे ना आज, या 46? 46 से। देखिए सेक्शन 46 का टाइटल क्या कहता है। ये कह रहा है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट है पार्टीज का, और उन्होंने कंसीडरेशन के लिए किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है या कुछ अमाउंट ट्रांसफर की है, तो उनका कितना शेयर माना जाएगा। ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन बाय पर्सन्स हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट। कंसीडरेशन के लिए ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है जिनका अलग अलग हित है, मतलब जो उनके पास प्रॉपर्टी है उसमें उनका इंटरेस्ट कितना है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट है। आप लोगों के पास इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, अपन उसी इलस्ट्रेशन की हेल्प से लेते हैं इसको। देखिए, A owing a moiety and B and C each a quarter share of Mauza Sultanpur. Exchange an eighth share of the Mauza for a quarter share of Mauza Lalpura. There being no agreement to the contrary, A is entitled to 8th share in Lalpura and B and C to the 16th share in that Mauza. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, ये पार्टीज कौन कौन है, 3 पार्टीज हैं आपके सामने, और ये कह रहे हैं कि ए का जो हिस्सा है किसी जमीन में, ये एक्स नाम की जमीन में, जिसका इन्होंने नाम सुल्तानपुर रखा हुआ है, इनका जो शेयर है वो इतना है। कितना है? एक का आधा हिस्सा, मतलब आधी जमीन उसकी है। बी और सी का 25-25% हिस्सा है। अब ये क्या कर रहे हैं, इस जमीन का एक भाग दे रहे हैं, और वाई जमीन, जिसे इन्होंने क्या रखा है, यहाँ लालपुरा नाम रखा है, तो यहाँ अपन इलस्ट्रेशन में क्या ले रहे हैं, वाई जमीन। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी जमीन का 1/8 पार्ट दे रहे हैं, और वाई जमीन का 1/4 से वो एक्सचेंज कर रहे हैं। वाई जो प्रॉपर्टी है उसका ये कितना कर रहे हैं, 1/4 से एक्सचेंज कर रहे हैं। कितना? इनका खुद का हिस्सा जो दे रहे हैं वो 1/8 दे रहे हैं, और जो लेने वाला है हिस्सा वो इनका आ रहा है 1/4। ठीक है? किसका? वाई नाम की प्रॉपर्टी का कितना ले रहे हैं, ये पूरी प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं, इसका कितना ले रहे हैं, 1/4 हिस्सा ही ले रहे हैं। उसके बदले उन्होंने एक्सचेंज में कितना दिया है, 1/8 दिया है। प्रॉब्लम समझ आ रही है क्या है? अब यहाँ पे इशू ये है कि इन तीनों का इस जमीन में जो हिस्सा था वो 50-25-25 इस रेशियो में बटा हुआ था। अब इन्होंने एक भाग ही दिया है, पूरी प्रॉपर्टी नहीं दी है यहाँ पे। उसकी जगह दूसरी प्रॉपर्टी का कोई एक पार्ट लिया है, तो अब ये केवल 1/4, ये वाई प्रॉपर्टी का कितना, ये 1/4 भाग जो ये खरीद रहे हैं एक्सचेंज में, इस 1/4 पार्ट पे इन लोगों का कितना शेयर होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या हो रहा है, कि इन्होंने एक्सचेंज में प्रॉपर्टी ली है, जिस प्रॉपर्टी में इनका ये 1/8 चाहे बेची है, लेकिन इस 1/8 में भी इन तीनों लोगों का जो शेयर है वो कितना है, डिस्टिंक्ट, अलग अलग। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 1/8 प्रॉपर्टी जो बेच रहे हैं, टोटल प्रॉपर्टी में भी यही रेशो था, जो जा रही है प्रॉपर्टी उसमें भी यही रेशो आ रहा है, तो जो आ रही है प्रॉपर्टी उसमें भी वही रेशो होने वाला है। निकालेंगे किस तरीके से, यहाँ पे 1/4 प्रॉपर्टी जो नई आ रही है, हमें हमसे पूछा जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी में इनका कितना हिस्सा है, वाई में इन तीनों का किसका कितना शेयर है। तो वाई प्रॉपर्टी टोटल 1/4 है जो हमारे पास आ रही है, उस 1/4 का 1/2, यानी कितना हो गया, 1/8। ये शेयर किसका है, ए का। इधर 1/4 का निकालो, ये 1/4 तो हम ले रहे हैं कौन सी, वाई प्रॉपर्टी,
उसका 1/4 यानी कितना आ गया 1/16। सेम ऐसे ही ये 1/4 प्रॉपर्टी है और उसका मल्टीप्लाई 1/4 हिस्सा इसका होगा यानी 1/16। यानी कि ये जो 1/4 प्रॉपर्टी नई हमने खरीदी है, इस प्रॉपर्टी में ए का शेयर 1/8, बी का 1/16 एंड सी का 1/16 होगा। जितना प्रीवियस प्रॉपर्टी में इनका शेयर है उसी प्रोपोर्शनेट में हमने नई प्रॉपर्टी में इनके हिस्से को डिसाइड किया है। क्लियर? अब देखिए जरा आप ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज देखिए क्या आ रहा है, सेक्शन 46। Where immovable property is transferred for consideration, immovable property को ट्रांसफर किया गया है, कैसे किया गया है, कंसीडरेशन के लिए किया गया है। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ ट्रांसफर हो रही है, एक्स नाम की, जिसका 1/8 पार्ट ट्रांसफर हुआ है, कंसीडरेशन के लिए हुआ है। कंसीडरेशन में क्या आ रहा है, 1/4 प्रॉपर्टी वाई नाम की आ रही है। कौन कर रहा है, बाय पर्सन्स हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट देयरइन, वो व्यक्ति कर रहे हैं जिनका उस संपत्ति में अलग अलग हिस्सा है, विभिन्न हिस्सा है, ए का, बी का, सी का, डिफरेंट डिफरेंट शेयर है। द ट्रांसफरर्स आर एंटाइटल्ड, तो ये ट्रांसफरर्स हैं ए बी और सी, ये एंटाइटल हैं किस बात के लिए, तो ये कह रहे हैं एंटाइटल टू शेयर इन द कंसीडरेशन इक्वली, बराबर उनका हिस्सा रहेगा। वेयर देयर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी वर ऑफ इक्वल वैल्यू, अगर उनका प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा है, उन्होंने इक्वल वैल्यू लगाई है या इक्वल वैल्यू की प्रॉपर्टी दी है, बराबर बराबर इन्वेस्ट किया है, तो उनका नई प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा बराबर बराबर ही होगा। लेकिन एंड वेयर सच इंटरेस्ट वर ऑफ अनइक्वल वैल्यू, और अगर ये क्या है, अनइक्वल वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि जैसा अपन देख रहे हैं अलग अलग वैल्यू है, proportionately to the value of their respective interest, तो किस हिस्से में उनका ये अधिकार माना जाएगा एंटाइटल, जितना उनका हिस्सा है, जितना उनका प्रपोर्शन में शेयर आ रहा है उतना ही वो एंटाइटल होंगे। क्लियर हो रही है बात? उसमें फिर इसने आगे क्या कही है, एक लाइन आपको यहाँ पे बताया मैंने, इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अंडरलाइन कर लेना इस बात को। ये कहना चाह रहा है कि हम जनरल प्रिंसिपल तो आपको बता रहे हैं सेक्शन 46 में, सेक्शन 46 की सर्कमस्टांसेस जनरल प्रिंसिपल आपको बता रही हैं, लेकिन साथ में कॉन्ट्ररी सर्कमस्टांसेस अगर पार्टीज अपनी मर्जी से कुछ शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लेते हैं तो उस अनुसार फिर वो होगा डिवाइडेशन। मतलब क्या हुआ इसका, कि भले इनका अलग अलग हिस्सा हो, भले ए 50% और बी और सी 25-25% शेयर रखते हैं, लेकिन अगर इन्होंने नई जमीन खरीदते समय ये 1/8 पार्ट जो वाई का खरीदा, या सॉरी 1/4 पार्ट जो खरीदा इन्होंने, उसमें अगर ये कह देते भाई हम तीनों का बराबर हिस्सा रहेगा, तो कॉन्ट्ररी बात हो जाती, फिर क्या होता, तीनों का बराबर हो जाता। लेकिन अभी दे डिडंट टेल अस कि भाई इक्वल है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जनरल प्रिंसिपल सेक्शन 46 का लागू करेंगे। नहीं, प्रॉपर्टी का पार्ट, ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का पार्ट अगर उन्होंने कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट करके कर लिया कि हम चाहे अलग अलग लगा रहे हो, क्योंकि ये तो सेक्शन ही उस सिचुएशन में डील विद कर रहा है जबकि इंटरेस्ट डिस्टिंक्ट हो, टाइटल भी तो यही है देख लो, तो वो कह रहे हैं अलग अलग हित है इन लोगों का, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं नहीं साहब हम अलग अलग प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम तो बराबर लेंगे। या फिर अगर वो विपरीत कर लेते हैं, वो कहते हैं भैया ऐसा है, यहाँ पे बी और सी का 10-10% ही रहेगा, 80% मेरा रहेगा, ए कहता है, और इसमें राजी हैं तीनों, किसी से मतलब कॉन्ट्ररी कुछ भी वो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उनकी मर्जी से पार्टीज कर सकते हैं, ये फ्रीडम दी हुई है उनको, क्योंकि अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्ट ही है जो पक्षकार अपनी मर्जी से लॉ की सीमाओं के अंदर रहते हुए अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को तय कर सकते हैं। बी इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं इसका। ये कह रहा है ए बीइंग एंटाइटल्ड टू ए लाइफ इंटरेस्ट इन मौजा अतरौली एंड बी एंड सी टू द रिवर्जन
देखिए 3 लोग हैं। अब इसने कहा ए का जो इंटरेस्ट है किसी प्रॉपर्टी में वो कैसा है, लाइफ इंटरेस्ट है। मतलब ए का सीमित हित दिया हुआ है, केवल उसका इंटरेस्ट है, फॉर लाइफ टाइम उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा। दूसरा इसने क्या कहा, इसने कहा कि बी और सी को मिलेगा रिवर्जन। रिवर्जन का मतलब जो लोग पहले क्लास अटेंड कर चुके हैं उन्हें पता है रिवर्जन मींस अब यहाँ पर जो लाइफ इंटरेस्ट के पास द रिमेनिंग द थिंग्स जो उनके पास रह गई हैं, जिसको कि हम लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, उस व्यक्ति का क्या राइट होता है, केवल उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, उसके पास लिमिटेड राइट होते हैं। लेकिन उस संपत्ति से संबंधित बहुत सारे और अधिकार भी होते हैं जो इन्होंने किसको दे दिए, यहाँ पर बी और सी को दे दिए। अब इन्होंने आगे क्या कहा, इन्होंने इसको सेल कर दिया है, बेच दिया है। कितने में, 1000 में इस प्रॉपर्टी को बेच दिया। ए का लाइफ इंटरेस्ट की वैल्यू 600 रुपए लगाई गई है और रिवर्जन की 400 रुपए। तो ए एंटाइटल होगा 600 का परचेज मनी में से, और बी और सी दोनों को मिलके 400 रुपए मिलेंगे, क्योंकि उसका प्राइस उन्होंने उतना उतना कैलकुलेट किया कि इतने वर्थ का है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे भी इस बी इलस्ट्रेशन में भी बेसिकली आपको इसने बताया डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट के बारे में, अलग अलग हितों के बारे में। तो जहां डिफरेंट डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट की बात आएगी वहां कौन सा सेक्शन आएगा आपका, 46। कोई डाउट बताइए, किसी तरीके का कोई सवाल किसी का यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं हम सेक्शन 47। यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते टाइम पे ये नहीं बताया गया है कि इस प्रॉपर्टी में से हम 3 लोगों का अलग अलग शेयर है, उस प्रॉपर्टी का एक पार्ट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये नहीं बताया जा रहा है कि ये ए के शेयर में से जा रहा है, बी में से जा रहा है या सी में से जा रहा है, ये मेंशन नहीं किया। इसका मतलब वो प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर हो रही है तो उस पूरी जो तीनों लोग हैं उनके हिस्से में से थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा। एक केक के हमने 6 टुकड़े किए हैं, ठीक है, अब 7वां मेहमान आ गया है ना। ये एक या छोटा भाई जो है वो जिद कर रहा है कि साहब मेरे को, या हमें लग रहा है उसकी शक्ल देख के कि इसको और चाहिए, तो अब क्या करेगी, बड़ी बहन निकाल के आधा, एक बहन ने दे दिया, दूसरी बहन ने भी आधा हिस्सा निकाल के उसको दे दिया, ठीक है। तो अब या हम तो नहीं दे रहे भैया, तू तेरी जितनी है उसी से काम चला। कौन कितना हिस्सा निकाल के दे रहा है ये डिपेंड किस पे कर गया, आप पार्टीज पे। तो ये यहाँ पे आपको बात बताई जा रही है इस सेक्शन में। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ए द ओनर ऑफ एन एट्थ आना शेयर, 1/8 आना जो है वो ए का भाग है, और बी और सी का कितना है, 4 आना शेयर है, 4 आना है। इन मौजा सुल्तानपुर ये ट्रांसफर कर रहे हैं 2 आना शेयर इन द मौजा, वही है 1/2, 1/4, 1/4, ये तो है इनका शेयर। और ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कर रहे हैं 2 आना ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसके भाग में से कितना जाएगा, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। इसको किसको ट्रांसफर किया, डी को, विदाउट स्पेसिफाइंग फ्रॉम विच ऑफ देयर सेवरल शेयर्स द ट्रांसफर इज मेड। डी को दिया इन्होंने 2 आना, लेकिन ये नहीं बताया कि ए के हिस्से में से जाना है, बी में से जाना है, सी में से जाना है, कुछ नहीं बताया। अब क्या करें, टू गिव इफेक्ट टू द ट्रांसफर 1 आना शेयर इज टेकन फ्रॉम द शेयर ऑफ ए। 2 आना टोटल दिया गया था, उसमें 1 आना, क्योंकि 50% ए का है, उसके हिस्से में से जाएगा, और आधा आधा आना, 1/2 आना फ्रॉम शेयर ऑफ बी एंड सी जाएगा। आ रही है बात समझ में, कि, किसके हिस्से की कितनी प्रॉपर्टी जा रही है। क्लियर है। इसको ऑब्लिक करके अगर अपन ले लें यही वाले इलस्ट्रेशन में, और थोड़ा सा अपनी नोटबुक में आप इस चार्ट को नोट कर लें, 116 शेयर है जो ये ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एक्स नाम की प्रॉपर्टी जिसपे ए का 1/2 शेयर है, बी का 1/4 एंड सी का भी 1/4, यानी 50%, 25% एंड 25%। इस एक्स नाम की प्रॉपर्टी का इन्होंने कितना पार्ट ट्रांसफर किया, 1/16 पार्ट को ट्रांसफर किया है।
तो क्या ये 1/16 पूरा ए में से लिया जाए, पूरा बी में से लिया जाए, पूरा सी में से लिया जाए? अगर ये मेंशन हमें कर देते कि किसके शेयर में से लेना है इस भाग को 1/16 को, तो हम उसी के भाग से ले लेते। लेकिन इन्होंने दे डिडंट मेंशन एनीथिंग, देन सेक्शन 47 यहाँ आपकी मदद करेगा। वो किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं आप? 1.5 किसका निकलेगा? 1/16 का। तो ये कितना आ गया? 1/32। ये कौन देगा? ए देगा अपने हिस्से में से। बी कितना देगा? 1/16/14 यानी 1/64। सेम यहां पर भी यही एप्लीकेबल हो जाएगा, 1/16 और उसका 1/4, तो ये 1/64। सेक्शन 47 का ये चार्ट भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और इसकी अब अपन देख लेते हैं लैंग्वेज। देखिए क्या कह रहा है ये सेक्शन। ये कहता है ट्रांसफर बाय को ओनर्स ऑफ शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी। इनकी क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी। कौन है ये लोग? को ओनर हैं, और ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। Where several co-owners of immovable property, जहां एक से ज्यादा को ओनर हैं, सह स्वामी हैं एक प्रॉपर्टी के। ट्रांसफर ए शेयर देयर इन, उसमें से एक हिस्सा ट्रांसफर कर रहे हैं। पूरी एक्स जमीन दे रहे थे तो हमें दिक्कत नहीं थी, उससे पहले अपन देख चुके हैं इसका रूल। लेकिन ये उस एक्स नाम की प्रॉपर्टी का एक भाग, एक हिस्सा, एक शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये तीनों जिनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, कॉमन को ओनर्स है। Transfers a share therein without specifying that the transfer is to take effect on any particular share or shares of the transfers. स्पेसिफाई किए बिना ट्रांसफर कर रहे हैं कि ये किसके हिस्से में से 1/16 जाएगा। ये स्पेसिफाई ये नहीं कर रहे, ये मेंशन ये नहीं कर रहे। और ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? डी नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं। द ट्रांसफर एज अमंग सच ट्रांसफर्स टेक्स इफेक्ट, इन सबके बीच में वो ट्रांसफर किस तरह प्रभाव में आएगा? टेक्स इफेक्ट ऑन सच शेयर्स इक्वली वेयर द शेयर्स वर इक्वल। अगर इनका हिस्सा बराबर बराबर होता तीनों का, तो ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे थे इनमें भी इन सबकी बराबर बराबर जमीन निकाल ली जाती। डी को दे देते कि भाई ए बी सी तीनों का इक्वल इक्वल शेयर निकाल के हमने दे दिया। एंड वेयर दे वर अनइक्वल, और अगर ये अनइक्वल है जैसा कि आपको बोर्ड पे इलस्ट्रेशन में नजर आ रहा है, प्रोपोर्शनेटली टू द एक्सटेंट ऑफ सच शेयर, तो उतने प्रपोर्शन में जितना उनका हिस्सा है उस प्रपोर्शन में इनको इनके हिस्से में से प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। क्लियर हुआ? लैंग्वेज भी क्लियर, कंसेप्ट भी क्लियर, ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है? कोई डाउट? किसी का कोई सवाल? नेक्स्ट चलते हैं 48 प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर। जब आप कोई ट्रांसफर करते हो और उस सेम प्रॉपर्टी में आपने एक से ज्यादा ट्रांसफर कर दिए हैं एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 48 क्या कहता है। सेक्शन 48 मुझे ये बता रहा है कि ए नाम के व्यक्ति ने अपनी एक्स नाम की प्रॉपर्टी को बी के पास मॉर्गेज रखा है। कितने रुपए में रखा इसने? 5,000 रुपए में अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा। ये पहली बार इसने मॉर्गेज किया बी के पास। सेम इसी प्रॉपर्टी को ए जो है वो दूसरी बार सी के पास रखवा रहा है मॉर्गेज। और कितने में? अगेन अब ये 10,000 में मॉर्गेज कर रहा है। पहला सवाल, क्या ऐसा किया जा सकता है कि एक प्रॉपर्टी जब हमने किसी एक के पास मॉर्गेज रखी है तो क्या फिर भी हम किसी दूसरे के पास भी मॉर्गेज रख सकते हैं? यस मैम। रख सकते हैं। यस मैम। अनीश कह रहे हैं रख सकते हैं। अनीश रख सकते हैं? कितनी बार कर सकते हैं आप ये मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट? टाइप्स ऑफ मॉर्गेज होते हैं, किसी में पोजीशन जाता है, किसी में ओनरशिप जाता है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्गेज होता है। हाँ।
और वैसे हो सकता है। क्या मॉर्गेज कई बार किया जा सकता है? एक बार से ज्यादा किया जा सकता है? यस मैम। मॉर्गेज में क्या पोजेशन ट्रांसफर होना जरूरी होता है? नहीं होता। नो मैम। तो हम एक से ज्यादा बार मॉर्गेज क्यों नहीं कर सकते अपनी प्रॉपर्टी को? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, मैंने कितना लिया है अभी? 5,000। मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू तक क्या मैं उसको बार बार मॉर्गेज नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू तक आपको उसे दोबारा, तिबारा, 4 बार, 10 बार, जब तक भी आपको मॉर्गेज करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मॉर्गेज में आप जो ट्रांसफर करते हो वो होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब ब्याज नहीं, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपके पास एब्सोल्यूट राइट है, आप ओनर हो किसी प्रॉपर्टी के, आपके पास बंडल ऑफ राइट्स हैं, उनमें से आप उस प्रॉपर्टी के कुछ हित यानी कुछ अधिकार, कुछ राइट्स आप ट्रांसफर करते हो मॉर्गेजी को। मैंने अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज रखी है, तो वैसे तो मैं फ्री थी अपनी प्रॉपर्टी को कैसे भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए, लेकिन अब मैंने बैंक से अगर लोन ले रखा है, तो जब तक बैंक का वो लोन मैंने पे ऑफ कर देती हूँ तो मैं इजीली अपनी उस प्रॉपर्टी के बारे में आगे डिसीजन नहीं ले सकती, और मैंने लिया तो बैंक का राइट रहेगा। यहां पर कि जैसे ए ने इस प्रॉपर्टी को 2 बार मॉर्गेज किया, आपका सेक्शन 48 आपको बता रहा है कि जिसने पहली बार मॉर्गेज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है उस मॉर्गेजी या क्रेडिटर का पहले अधिकार रहेगा। अगर इस एक्स नाम की प्रॉपर्टी से को सेल करके पैसा रिकवर करना है, सपोज ए ने पेमेंट नहीं किया, ए ने लोन नहीं चुकाया, तो क्या करेगा यहाँ पे मॉर्गेजी? क्रेडिटर क्या करेगा? प्रॉपर्टी को बेचेगा, प्रॉपर्टी को बेच के पैसा वसूल करेगा। अब एक्स नाम की प्रॉपर्टी बेची गई, तो लाइन में खड़े हैं लोग, उसमें सी आ गया पहले, लाओ मेरे 10,000, मेरी बड़ी रकम है, पहले वाले की कम है, मेरा नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी में से पहले मुझे 10,000 दे दो। इस प्रॉपर्टी में से बेचने के बाद पहले किसका अधिकार है? पहले ये प्रॉपर्टी में से बी को उसका लोन चुकाया जाएगा, उसके बाद सी का नंबर आएगा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। लॉ में जो पहले आया है उसको हम पहले अधिकार देंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में पहले अधिकार मॉर्गेजी बी का था, इसीलिए प्रॉपर्टी बेचने के बाद पहले बी को मिलेगा फिर सी को मिलेगा। उसके अलावा भी आपको पता है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, इस तरीके से भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, सुरक्षित लेनदार है या असुरक्षित है, उस आधार पे इनका डिवाइडेशन होगा और इनको प्रायोरिटी वाइज राइट मिलेंगे। तो आपका सेक्शन 48 आपको मैक्सिम बताता है। इस मैक्सिम को आपकी नोटबुक में है क्या? आपके बैरक में लिखा हुआ है क्वी प्रायर ईस्ट, मैं आपको देती हूँ। ये अपने व्हाट्सएप देखिए, मैंने उस पे भेजा है आपको सेक्शन 48 का मैक्सिम। किस पे ये बेस्ड है? क्या कह रहा है ये? क्वी प्रायर ईस्ट टेम्पोर पिटियर ईस्ट जूरे, जिसका मतलब क्या है? विच डिनोट्स व्हाट इज फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम इज बेटर इन लॉ। जो इसका क्या अर्थ है? जो समय में पहला है वह विधि में अधिक अच्छा है, मतलब जो टाइम पे पहले आया है आप उसे पहले अधिकार दोगे, प्रायोरिटी दोगे। सिंपल। कहीं कोई दिक्कत? अब इसका लैंग्वेज पढ़ो। Where a person purports to create by transfer at different times, जहां एक व्यक्ति क्या कर रहा है? ट्रांसफर क्रिएट कर रहा है, डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे कर रहा है, राइट्स इन और ओवर द सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक ही सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी है,
वही एक्स नाम की प्रॉपर्टी बी को दी है, वही एक्स नाम की प्रॉपर्टी सी को दी है। सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कुछ अधिकारों को क्रिएट कर रहा है, एंड सच राइट्स कैन नॉट ऑल एग्जिस्ट और बी एक्सरसाइज टू देयर फुल एक्सटेंट टुगेदर। और ये जो अधिकार है वो सारे एक साथ तो लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसमें अलग अलग व्यक्तियों के लिए आपने अधिकार दे दिए। तो हम कहें कि इसको सबको एक साथ लागू करो, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको हमें प्रायोरिटी वाइज ही लागू करना पड़ेगा। ईच लेटर क्रिएटेड राइट, हर एक वो अधिकार जो बाद में क्रिएट किया गया है, शैल इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और रिजर्वेशन, कोई अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई रिजर्व नहीं किया हुआ है राइट, उस सिचुएशन में बाइंडिंग द अर्लियर ट्रांसफरी, किसको बाइंड करता है? अर्लियर ट्रांसफरी को बाइंड करता है। बी सब्जेक्ट टू द राइट्स प्रीवियसली क्रिएटेड, किन शर्तों के अधीन? जो पहले उसके साथ शर्तें की गई थी, उस अनुसार कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, उससे वो बाध्य हो जाता है। लेकिन इसमें अंडरलाइन क्या करेंगे आप? इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और रिजर्वेशन। मतलब अगर सी ने यहाँ पे पैसा उसको दिया, उस समय पे ये कहा कि भैया आपका अगर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सबसे प्रायोरिटी के अंदर मैं आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर में अगर आप मुझे रखते हो, प्रायोरिटी वाइज अगर मुझे रखते हो, मेरा राइट रिजर्व रहेगा, तो उस सिचुएशन में मैं आपको लोन दूंगा। अब ये तो क्या हो गया? कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस सिचुएशन में कुछ कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट अगर होते हैं तो पार्टी को राइट दिए जा सकते हैं, अदरवाइज ये जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा प्रायोरिटी का। क्लियर हुआ? यस मैम। अब देखते हैं अपन सेक्शन 49। सेक्शन 49 आपको बताता है अगेन ट्रांसफरी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला ये एक और सेक्शन आपके सामने है। जैसे कि आपने कल की क्लास में भी कुछ सेक्शंस देखे थे, आज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि ट्रांसफरी को हम कुछ अधिकार दे रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? बीमा पॉलिसी के अधीन अंतरिति यानी ट्रांसफरी को कुछ राइट्स मिल रहे हैं। ट्रांसफरीज राइट अंडर पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, मैंने कोई प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर की है जिसका मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आप कौन हो? अब ट्रांसफरी। धारा 8 क्या कहती है? जब किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है तो उस प्रॉपर्टी से जितने जुड़े हुए राइट्स होते हैं वो भी कहाँ चले जाते हैं? ट्रांसफरी के पास। उसके ऊपर अगर कोई ऑब्लिगेशन होती है तो वो भी कहाँ चली जाती है? ट्रांसफरी के पास चली जाती है। ठीक है, अटैच होते हैं क्योंकि वो सारे राइट्स उसके साथ। अब यहाँ पे अगर ट्रांसफर ने अपनी ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है जो इंश्योर्ड है, तो इस इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या ट्रांसफरी को नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर इन केस उस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम का अमाउंट यहाँ पे दिया है, अब एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर तो जिसका नाम लिखा है उसी को मिलेगा ना। उस पे नाम किसका था? ट्रांसफर का था। पैसा किसको मिला क्लेम करने पे? ट्रांसफर को ही मिला। उस इंश्योरेंस पॉलिसी पे नाम लिखा था, उस ट्रांसफर ने क्लेम किया कि भाई हमें इस प्रॉपर्टी के ऊपर नुकसान हुआ है, तो रकम मिली है यहाँ पे किसको? ट्रांसफर को, क्योंकि ट्रांसफर के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी थी। क्या इस रकम पे ट्रांसफरी का अधिकार होगा? आंसर इज यस। ये जो अमाउंट ट्रांसफर को मिली है इस पे ट्रांसफर का राइट नहीं है। जैसे ही इसने इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था ट्रांसफरी को, तो जैसे ट्रांसफरी के पास बाकी सारे राइट्स ट्रांसफर हुए थे वैसे ही ये इंश्योरेंस पॉलिसी का राइट भी उसके पास चला गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये बता रखी है कि वो प्रॉपर्टी पे जो नुकसान हुआ है उस पे जो रकम इंश्योरेंस कंपनी ने दी है इन एक्चुअल हमें मिली हो। अगर कुछ मिली नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ दिया नहीं है, तो फिर इस सिचुएशन में ट्रांसफर से हम क्लेम भी नहीं कर सकते इस बात का। पढ़ते हैं इसको। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है, विथ कंसिडरेशन हुआ है, एंड सच प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ,
is at the date of the transfer insured against loss or damage by fire. अंडरलाइन करेंगे, केवल इन्होंने कौन से लॉस की बात कही है यहाँ पे, लॉस या डैमेज अगर फायर से होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन सी चीज को कवर किया है, अगर अग्नि द्वारा प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, डैमेज होता है, ऐसा इंश्योरेंस करवा रखा है। कौन सी प्रॉपर्टी का, जो ट्रांसफर की गई है। क्या पूरी प्रॉपर्टी का ही होना जरूरी है, नहीं, अगर उसके किसी पार्ट का भी इंश्योरेंस करवा रखा है तो भी ये सेक्शन हेल्प कर रहा है। इसने कहा ना, या तो पूरी प्रॉपर्टी या उसके किसी भाग का हमने इंश्योरेंस करा रखा है, और वो भी इंश्योरेंस कौन सा, लॉस और डैमेज बाय फायर। The transferee, in case of such loss or damage, may, in the absence of a contract to contrary, तो ट्रांसफरी क्या करेगा, अगर उसे कोई नुकसान होता है, लॉस होता है, डैमेज होता है, रिक्वायर एनी मनी, तो ये अपेक्षा करेगा, रिक्वायर करेगा उस पैसे को, विच द ट्रांसफर एक्चुअली रिसीव्स, जो किसने रिसीव किया है, ट्रांसफरर ने, अंडर द पॉलिसी, वास्तव में जो उसने रिसीव किया है, एक्चुअली रिसीव्स पे अंडरलाइन कीजिएगा। लेकिन इसमें एक और बात कही है, एब्सेंस टू द कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। और सो मच देयर ऑफ एज में बी नेसेसरी टू बी अप्लाइड इन रीइंस्टेटिंग द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को दोबारा से निर्माण करने में, खड़ा करने में, डैमेज को सही करने में, नुकसान को ठीक करने में, जो भी पैसा लगा है वो पैसा, और जो इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है ट्रांसफर को, उस एक्चुअल पैसे को लेने के लिए एंटाइटल ट्रांसफरी होगा। क्लियर? बताइए कोई सवाल यहाँ यस तक। मैम। 46, 47, 48, 49, यहाँ तक कोई भी दिक्कत? चलिए अब आते हैं 50 पे। ये कहता है रेंट बोनाफाइड पेड टू होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल। रेंट कैसे पे हो रहा है, बोनाफाइड वे से, सद्भावना से। किसको पे हो रहा है, होल्डर को, धारक को, अंडर डिफेक्टिव टाइटल। कौन सा होल्डर, जिसने कि डिफेक्टिव टाइटल लिया हुआ है। देखिए यहां पर ए नाम का व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी है रेंट पे, और रेंट कितना, ये 50,000 किराए पर बी ने ये प्रॉपर्टी ए की ले रखी है। किराया किसको जा रहा है, रेंट किसको जा रहा है, ए को जा रहा है। बी कौन है, टेनेंट है। ठीक है, ए ने इस प्रॉपर्टी को किसको सेल कर दिया, सी को। नाउ ए इज नॉट द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कौन है अब नया मालिक, सी है। बट बी इज नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, बी को नहीं पता कि ए ने ये प्रॉपर्टी को बेच दिया है। इसने जो किराया था वो सीधे ले जाके किसको दे दिया, ए को दे दिया, क्योंकि उसे जानकारी अभी तक नहीं हुई थी, तो उसने किराया किसको दे दिया, ए को दे दिया। अब सी कहता है भैया मैं हूं मालिक, किराया आपको मुझे देना पड़ेगा, ये 50,000 रुपए की रकम आप मुझे दीजिए। क्या सी ऐसा कह सकता है, नो। यस मैम। अनीश दोबारा देंगे, दोबारा पैसा देंगे अपन। मैम दोबारा नहीं, जो अमाउंट दिया है वही ट्रांसफर करने के लिए बोल सकते हैं। हाँ ये तो सी तो ए से कहेगा ना, यस मैम। क्या ये बी से कह सकता है कि ये 50,000 तुमने जो दे दिए ए को, तुमने गलत दे दिए, ये मुझे दो दोबारा से, ऐसा कह नो सकता मैम। है? क्यों नहीं कह सकता? मैम क्योंकि बोनाफाइड दिया उसने। बोनाफाइड वे से एक्ट कर रहा है, उसे कुछ जानकारी ही नहीं है, सद्भावना से काम कर रहा है, उसे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि मालिक बदल गया। आप सिंपली इनोसेंट वे से पुराने मालिक को पैसा दे रहे हो, वो इम्प्लाइडली रख भी रहा है, साइलेंस रखा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसमें हमारी गलती नहीं है, डिफेक्टिव टाइटल है ए का। ए कौन है यहाँ पे, डिफेक्टिव टाइटल वाला पर्सन, और इसको रेंट चला गया है, तो यहाँ बोनाफाइड वे से दिया गया जो रेंट है उसके लिए प्रोटेक्शन मिलेगा टीनेंट को। देखिए no person shall be chargeable with any rent or profits of any immovable property, किसी भी व्यक्ति के ऊपर भार नहीं होगा, चार्जेबल वो नहीं होगा कोई भी रेंट या प्रॉफिट इमूवेबल प्रॉपर्टी का देने के लिए, विच ही हैज इन गुड फेथ पेड और डिलीवर्ड, जो उसने गुड फेथ में दे दिया है, डिलीवर कर दिया है, टू एनी पर्सन,
of whom he is in good faith held such property, और उसको दिया है उसने, किसी अनजान स्ट्रेंजर को नहीं दिया, जिसको देता चला आ रहा है, जिससे उसने प्रॉपर्टी ली थी, जिसको अभी तक कॉन्ट्रैक्ट करता आ रहा है, वो उसी व्यक्ति को उसने क्या दिया है, रेंट दिया है, गुड फेथ में दिया है। तो वो जिम्मेदार नहीं होगा कि वो दोबारा से उसके ऊपर आप चार्ज करो कि भाई आपको ये पैसा देना पड़ेगा। Notwithstanding, it may afterwards appear that the person to whom such payment or delivery was made had no right to receive such rent or profits. इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि बाद में ये पता चला कि ये व्यक्ति जिसे हमने पैसा दिया वो डिफेक्टिव टाइटल के अंतर्गत आता था, वो अधिकार नहीं रखता था। इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ, क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट इस सेक्शन पे? नो मैम। छोटे छोटे सवाल बनेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे, है ना? ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल। अच्छा बैंक है। इसके की पॉइंट आप अपने पास रख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब अपन देखते हैं सेक्शन 51। ये कह रहा है बोनाफाइड वे से हमने काम किया है, और कौन सा काम कर लिया है, किसी प्रॉपर्टी में हमने कुछ बढ़ोतरी कर ली है, इंक्रीमेंट कर लिया है। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, मुझे पूरा, मैंने उसका कंसिडरेशन भी दे दिया। आई थॉट कि इस प्रॉपर्टी पे अब मेरा पूरा अधिकार है। मैंने ग्राउंड फ्लोर लिया था, अब उस पे एक फ्लोर और खड़ा कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, अपन मकान के मालिक हैं। लेकिन साहब बैंक के पास से लोग आते हैं मेरे पास और वो ये कहते हैं कि सीमा जी, आपने जो ये प्रॉपर्टी खरीदी किससे खरीदी? मैंने कहा फला जैन साहब से खरीदी है प्रॉपर्टी। बोले उन्होंने बैंक से लोन ले रखा था इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, जिसकी मुझे जानकारी ही नहीं थी, और वो लोन भी अच्छा खासा तगड़ा था प्रॉपर्टी की कीमत के बराबर का। अब मैं दोबारा रकम कैसे दूं? मैंने 2.5 करोड़ देके ये प्रॉपर्टी खरीदी है, अब मैं आपका 2 करोड़ का लोन दोबारा दूं तो प्रॉपर्टी मेरी 4 करोड़ की कैसे हो जाएगी? आप तो जैन साहब से ही लीजिए। उन्होंने कहा साहब अब ये तो दिक्कत वाला मामला हो गया, प्रॉपर्टी तो एनी हाउ अल्टीमेटली बैंक ने कोर्ट से अपना, आप पढ़ भी चुके हैं, प्रायोरिटी मिलेगी ही उसको। ये उस सेक्शन से भी रिलेट कर गया ना, प्रायोरिटी वाले सेक्शन से। प्रायोरिटी किसको मिली? पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मॉर्गेज का, बैंक को अधिकार नहीं मिलेगा क्या? बैंक को अधिकार मिलेगा। बैंक ने तो मुझे उस कहा कि आपको ये मकान खाली करना है। मेरे से बेटर टाइटल वाला एक व्यक्ति आ गया। जब एक व्यक्ति, इसका कंसेप्ट क्या है, जब एक व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है और क्या सोच के इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन लेटर ऑन कोई उससे सुपीरियर आ रहा है, उससे बेटर टाइटल वाला आ रहा है और उसको कह रहा है कि आप बाहर जाइए। ऐसा साबित भी हो गया कि यस, बेटर टाइटल वाला आ गया, पहले वाले को जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस पे मैंने 1.5 करोड़ और लगा दिए, ऊपर एक फ्लोर और बना दी। अब क्या करूं? मुझे तो कोर्ट के थ्रू वो पैसा तो मिल जाएगा जो मैंने लगाया 2.5 करोड़, लेकिन वो ऊपर जो मैंने फ्लोर बना दी उसका पैसा, क्या उसका पैसा लेने का मुझे अधिकार नहीं है? लॉ कहता है बिल्कुल है जी, आप इनोसेंट हो, क्योंकि यहाँ पे आपने जो काम किया उसमें बढ़ोतरी जो करी वो आपने यही सोचते हुए करी कि ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। अब कैसे मिलेगा? या तो उस प्रॉपर्टी की कीमत मुझे दे दो, या वो फ्लोर मुझे दे दो, उसकी मार्केट वैल्यू मुझे दे दो, कुछ तो करना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे कंपनसेट। तो यहाँ पे ये सेक्शन हमें ये बता रहा है कि जब एक व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी के ऊपर इम्प्रूवमेंट करवाता है और लेटर ऑन कोई उससे बेहतर हक वाला व्यक्ति, बेटर टाइटल वाला व्यक्ति उसे वहां से निकाल देता है, उससे वो हक खो जाता है, तो जो उसने उस प्रॉपर्टीज में इम्प्रूवमेंट किए हैं उसका मनी लेने का अधिकार उसे है। अगर फसल बोई है तो वो फसल ले जाने का अधिकार भी मिलेगा उसको। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये देखना पड़ेगा यहाँ पर। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या? सीढ़ी टूटी हुई थी, हमने बनवाया, ये गेट खराब था, इसका लॉक अपन ने ठीक कराया, यहाँ पे सीलन थी, अपन ने ठीक कराया, क्या ये इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन में आता है? नो, ये इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन में नहीं है, ये तो रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है। यहाँ इम्प्रूवमेंट का जो मतलब है इस धारा में, इस सेक्शन में, वो ये है कि आपकी प्रॉपर्टी में स्थायी रूप से कोई बढ़ोतरी कर रहा हो।
परमानेंटली उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर इंक्रीज हो रहा हो, ऐसा आपने कोई काम करवाया है तो वो इंप्रूवमेंट है, अभिवृद्धि है, ना कि आप उसमें रिपेयरिंग करवा रहे हो, वो आएगा। बात आ गई समझ में? चलिए तो अब इस सेक्शन को देख लेते हैं। इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स। इम्प्रूवमेंट कौन करवा रहा है, अभिवृद्धि कौन करवा रहा है? बोनाफाइड होल्डर करवा रहा है। वो होल्डर यानी वो धारक जिसके पास संपत्ति है, सद्भावना पूर्वक करवा रहा है, गुड फेथ में। अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स, उसे खुद को पता नहीं है कि उसका टाइटल डिफेक्टिव है, क्योंकि उससे बेटर जब किसी का आ गया तो उसका डिफेक्टिव हो गया टाइटल। When the transferee of immovable property makes an improvement on the property, जब immovable property का ट्रांसफरी इंप्रूवमेंट करता है किसी प्रॉपर्टी पे, ट्रांसफरी कह रहे हो किसको, आप ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफरी वर्ड पे अंडरलाइन करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई रॉन्गफुल वे से प्रॉपर्टी के अंदर एंटर कर गया हो। देखो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देती हूँ आपको। ट्रांसफरी की डेफिनेशन में एक किराएदार आ रहा है, मकान मालिक ने किराएदार को प्रॉपर्टी दी तो ट्रांसफर हुआ है, टीनेंट के पास प्रॉपर्टी आई है। अब उस वो टीनेंट है, अच्छा ट्रांसफरी है, एक सही तरीके से आया था, रॉन्गफुल ट्रेसपासर वो नहीं है, है ना, अवैध कब्जा नहीं है उसका, वैध रूप से आया है। लेकिन उसने क्या कर लिया, उसने ये दिमाग लगाया, ऐसा करता हूं मैं ऊपर एक फ्लोर और बना लेता हूँ, मकान मालिक मुझे निकाल ही नहीं पाएगा, या फिर इसके इम्प्रूवमेंट का उसको पैसा देना पड़ेगा। बिना मकान मालिक की परमिशन के उसने वहां पे कंस्ट्रक्शन करवा लिया है। क्या यहाँ पे उस इम्प्रूवमेंट का उसको बेनिफिट मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है? नो, है ना। तो इन चीजों को, बारीकियों को ध्यान में रखते हुए चलना है। सो यहाँ पे इसने ये कहा कि जो ट्रांसफरी है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, यानी जिसको अचल संपत्ति अंतरित की गई है, मेक्स एन इम्प्रूवमेंट ऑन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या करता है, इम्प्रूवमेंट, अभिवृद्धि करता है, बिलीविंग इन गुड फेथ, ये खास बात है, बिलीव करता है, गुड फेथ में विश्वास करता है, दैट ही इज एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड देयर टू, कि मैं ही हूं भैया मालिक, कोई और नहीं है यहाँ पर। एंड ही इज सब्सिक्वेंटली इविक्टेड देयर फ्रॉम, लेकिन बाद में उसको इविक्ट कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है बाय एनी पर्सन। कौन बेदखल इविक्ट कौन कर रहा है? एनी पर्सन हैविंग ए बेटर टाइटल, ऐसा व्यक्ति जिसका उससे बेहतर हक आ गया है। द ट्रांसफरी हैज अ राइट टू रिक्वायर, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो ट्रांसफरी के पास ये अधिकार है कि वो अपेक्षा कर सकता है, रिक्वायर कर सकता है, द पर्सन कॉजिंग द इविक्शन, कि वो व्यक्ति जो उसे बेदखल कर रहा है, बेहतर हक वाला व्यक्ति, ईदर टू हैव द वैल्यू ऑफ द इम्प्रूवमेंट एस्टिमेटेड, कि या तो भैया मैंने जो इम्प्रूवमेंट करवाया उसका पैसा आप मुझे दे दो, एंड पेड और सिक्योर टू द ट्रांसफरी, आप उस पैसे को क्या करो, आप मुझे ट्रांसफर कर दो जो मैंने इम्प्रूवमेंट किया है, और टू सेल हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी एट द देन मार्केट वैल्यू देयर ऑफ, या तो वो जो हिस्सा है वो मुझे ही बेच दो आप, जो मैंने अभिवृद्धि करी है वो आप हिस्सा या हित मुझे ही बेच दो मार्केट वैल्यू पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सच इंप्रूवमेंट, ये छोड़ो कि उस प्रॉपर्टी पे मैंने कितना पैसा लगाया, कितने का उसमें बढ़ोतरी मैंने की, आप तो वो शेयर ही मुझे बेच दो। The amount to be paid or secured in respect of such improvement shall be the estimated value thereof at the time of eviction. अब ये तो एक मतलब एक तरीके से प्रोसीजर के टाइम पे काम आने वाली बात है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे एस्टिमेट करोगे, मार्केट वैल्यू किस समय पे देखोगे, क्योंकि केस सिविल मामले चलते हुए तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ जाती है। तो जिस समय इविक्ट किया है, निकाला है उसको, उस समय जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका कैलकुलेशन करेंगे। When under the circumstances aforesaid, the transferee has planted or shown on the property crops which are growing. When he is evicted therefrom, he is entitled to such crops and to free ingress and egress together and carry them. अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि ट्रांसफरी ने उस जगह पे फसल बोई है तो वो वहां आ सकता है, जा सकता है, मूवमेंट कर सकता है, तब तक जब तक कि वो अपनी फसल काट के नहीं ले जाता।
तो वो अधिकार, क्योंकि वो भी एक तरीके से इम्प्रूवमेंट ही है ना उसकी प्रॉपर्टी पर, तो वो इम्प्रूवमेंट ले जाने का उसे राइट है। अब हम कुछ ऐसी कैटेगरीज अपनी नोटबुक में नोट करेंगे कि जो इसमें ट्रांसफरी की डेफिनेशन में आती हैं। नोट कीजिए। ट्रांसफरी में क्या क्या इंक्लूड है? वह व्यक्ति जिसने संपत्ति को, हाँ जी, वह व्यक्ति जिसने संपत्ति को दूसरे बंधक में रखे जाने का ज्ञान न होने पर सद्भावना पूर्वक खरीदी हो, सद्भावना पूर्वक खरीदी हो। अ पर्सन हु परचेज द प्रॉपर्टी, a person who purchased the property in bona fide way without knowledge of mortgage, वह व्यक्ति जिसने संपत्ति को बंधक में रखे जाने का ज्ञान न होने पर सद्भावना पूर्वक खरीदी हो। वह व्यक्ति जिसने संपत्ति किसी अवयस्क व्यक्ति के संरक्षक से खरीदी हो, यह मानते हुए कि उसे बेचने का अधिकार था, यह मानते हुए कि संरक्षक को संपत्ति बेचने का अधिकार था। अ पर्सन हु परचेज द प्रॉपर्टी इन गुड फेथ फ्रॉम अ गार्जियन ऑफ माइनर पर्सन, ब्रैकेट में लिख लीजिए, व्हेन ही बिलीव्स दैट गार्जियन इज ऑथोराइज्ड, व्हेन ही बिलीव्स दैट गार्जियन इज ऑथोराइज्ड। नंबर 3, किसी सीमित अधिकार प्राप्त वाले व्यक्ति से, किसी सीमित अधिकार प्राप्त वाले व्यक्ति से संपत्ति इस विश्वास के साथ खरीदी हो कि विक्रेता को बेचने का पूर्ण अधिकार था, कि विक्रेता को बेचने का पूर्ण अधिकार था। अ पर्सन परचेज प्रॉपर्टी फ्रॉम a person with limited rights, a person with limited rights, पढ़ा है आपने लिमिटेड राइट्स वाली बात? सेक्शन 48 में भी आई थी, पहले भी आई थी, जहां पे हमने बात की थी कि एक महिला को सीमित अधिकार दिए जाते हैं कुछ सीमित परिस्थितियों में, है ना? तो अपन ये मान के चल रहे हैं उसे लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में ही राइट था प्रॉपर्टी को बेचने का। एग्जैक्ट सेक्शन मुझे याद नहीं है, 38 है, 48 है। अब देखिए अगला लिखिए, यदि 100 रुपए या अधिक मूल्य की अचल संपत्ति को, यदि 100 रुपए या अधिक मूल्य की अचल संपत्ति को मौखिक रूप से या अपंजीकृत दस्तावेज द्वारा, या अपंजीकृत दस्तावेज द्वारा खरीदा गया हो, where the value of the immovable property is more than 100 and the मैम transaction, हाँ जी, मैम इन कंडीशंस में उस ट्रांसफर को बोनाफाइड माना जाएगा, अपन वो लिस्ट लिख रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल बोनाफाइड। ओके। Where the value of the property is more than 100 rupees and the transaction is made orally and without registration,
आप सभी जानते हैं कि लॉ ने आपको कह रखा है कि 100 रुपए से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू और रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप खरीद या बेच सकते हो। ये लॉ अगर आप आरजीएस के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, लॉ से जुड़े हुए नहीं भी हैं, तो भी पता होना चाहिए, एक इलिटरेट को भी पता होना चाहिए, बिकॉज लॉ हम पे बाइंडिंग है। अब आप किस सोर्स से पता लगा रहे हो, इट्स अप टू यू। इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज। सो आपने ओरली इस प्रॉपर्टी को खरीदा या बेचा, तो यानी कि आप कौन से व्यक्ति हो गए, जिसका टाइटल डिफेक्टिव है। तो जिसको रिटर्न वे से प्रॉपर्टी गई है, वो क्या करेगा, बेटर टाइटल वाला आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और वो आपको उस प्रॉपर्टी से इविक्ट कर सकता है। अब यहाँ जो एक शब्द है बोनाफाइड, जिसपे अभी अनीश ने भी कहा, तो आप ध्यान रखिए, बोनाफाइड वे से जब अपन बात करते हैं, जब इसका डेफिनेशन आप लिमिटेशन में पढ़ते हैं, लिमिटेशन एक्ट में भी इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, डिफाइन किया गया है। आप इसे आईपीसी में भी पढ़ते हैं, सेक्शन 52 में, जहां पे बोनाफाइड वे डिफाइन किया गया है, वहां कॉशन एंड केयर वर्ड भी डिफाइन किया गया है। इस सावधानी से काम ना करना ये नहीं होना चाहिए। हम तब कहेंगे बोनाफाइड वे से काम किया आपने, जब आपने उसको सावधानी पूर्वक किया है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इन डेप्थ ये क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन आया ही तो मैंने कहा इस पे भी जिक्र कर लें। क्लियर चीज आप अपने दिमाग में बिठाएं कि अगर ऐसा कोई सवाल आता है कि यहाँ पे वो 52 से रिलेट कर रहा है क्या, यहाँ जांच पड़ताल से संबंधित है क्या, पर्याप्त तो सावधानी रखने से संबंधित है क्या, यहाँ बोनाफाइड का मतलब क्या है, सिर्फ ईमानदारी, ऑनेस्टी से मतलब है यहाँ। यहाँ ये मतलब नहीं है कि हमें कॉशन एंड केयर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां आईपीसी में इसका मीनिंग डिफरेंट आपको दिया गया है। इसका जो मीनिंग है आप कहाँ से लोगे, जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 3 क्लॉज 26। जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 3 क्लॉज 26 जो डेफिनेशन बताता है यहाँ पे बोनाफाइड वे की, वही डेफिनेशन आपकी यहाँ पे काम आएगी, ना कि आईपीसी की डेफिनेशन आप यहाँ काम में। मैम, यस प्लीज। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ट्रांसफर को ये नहीं बोल सकता कि आप अगर रीजनेबल इंक्वायरी करते तो आपको पता लग जाता कि ट्रांसफर डिफेक्टिव इंटरेस्ट लेके बैठा हाँ है। हाँ, ये हम ये नहीं पे बोल कोर्ट नहीं सकता। डालेगा कि आपने कॉशन एंड केयर नहीं रखी। हम यही साबित करेंगे वी आर इनोसेंट, हमने जो इंटेंशन प्रॉपर्टी, करनी है बस। बिल्कुल। ओके मैम। तो यहाँ अपना ये सेक्शन कंप्लीट होता है। सेक्शन 52, 53, 53A, बस ये तीन सेक्शंस रिमेनिंग हैं जिन्हें आपको कल देखना है। 52 का बेस बेस बता देती हूँ, ताकि जिससे अपन कल इसको शुरू करने वाले हैं। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग thereto ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। जब कोई मामला कोर्ट में लंबित है, क्या उस दौरान हम किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में आपको सेक्शन 52 काफी सारी बारीकियों के साथ अपन इस सेक्शन को पढ़ेंगे। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया कि हमें इन डिटेल देखना पड़ेगा, ये उन्हीं में से है जैसे आपने 35 डिटेल में पढ़ा। तो 52 क्या बताता है, ए और बी के बीच में एक्स नाम की प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में। प्रॉपर्टी किसकी है अभी कोर्ट ने तय नहीं किया, ये मामला अभी लंबित है, पेंडिंग है। इस बीच ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, या तो बी या सी, इन दोनों में से कोई भी अगर ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, तो ये ट्रांसफर कब हुआ, ड्यूरिंग द पेंडेंसी, मामले के लंबित रहने के दौरान। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या ऐसा कोई ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं। नहीं अगर किया जा सकता, तो सिविल मामले आप जानते हैं कितना लंबा समय चलते हैं। तो फिर तो प्रॉपर्टी को एक तरीके से इनडायरेक्टली, अगर हम चाहते हैं कि, जैसे हमने पहले कई सारे सेक्शन देखे हैं जिसमें हमने कहा कि नॉट टू एलिनेट वाला काम नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, बढ़ती चलनी चाहिए एक से दूसरे के हाथों में, नहीं तो प्रोग्रेस रुक जाएगा। तो हमने कहा नहीं, प्रॉपर्टी का तो एक से दूसरे को अंतरण यानी ट्रांसफर होना जरूरी तत्व होता है। अगर आप ये चाहो, इंटेंशनली हम ये चाहते हैं, ऐसा करते हैं कि इस प्रॉपर्टी का एलिनेशन ही रुक जाएगा, डिस्प्यूट का कोई मैटर ही नहीं है, फिर भी हमने केस शुरू कर दिया, केस का एंड तो पता नहीं कब होगा, और वो पेंडिंग सूट में आ जाएगा। तो जिस जिस प्रॉपर्टी को आपको ट्रांसफर नहीं करना हो, मस्ती से आराम से उसका सूट फाइल कर दो, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है। तो यहाँ कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 52 आपको ये नहीं कहता
कि पेंडिंग सूट के दौरान आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो ये कहता है आपने ट्रांसफर अगर कर दिया है तो आपको कोर्ट के डिसीजन को तो मानना ही पड़ेगा। ये जो आपका ट्रांसफर है ये कोर्ट के डिसीजन के अधीन ही रहेगा। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी ए ने सी के नाम पे ट्रांसफर कर दी जबकि कोर्ट ने फैसला अभी हक में इसके दिया ही नहीं था, लेटर ऑन 2 साल बाद ए के ही फेवर में कोर्ट ने ये फैसला दे दिया मिस्टर ए आपकी है ये प्रॉपर्टी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये प्रॉपर्टी का मालिक सी है, वैलिड है ये ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है बी तो ट्रांसफर करने का राइट तो ए को था ही नहीं, ये ट्रांजेक्शन फिर सी का वैलिड नहीं हुआ। तो ये जो सी के पास जो प्रॉपर्टी है वो किसके जजमेंट के अंडर रहेगी, कोर्ट के डिसीजन के अंडर ही रहेगी। उसको मानना पड़ेगा सी को भी न्यायालय का फैसला। इसमें बहुत सारी बारीकियां इसमें अपन देखने वाले हैं। कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर सूट फाइल होना या किसी गलत कोर्ट में हमने सूट फाइल कर दिया, कम कोर्ट फीस के साथ हमने कर दिया, किस चीज को माना है कॉम्पिटेंसी, और कब पेंडेंसी का मतलब क्या है। पेंडेंसी के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जिस दिन पहला दिन सूट फाइल किया वहां से अपनी यात्रा शुरू हुई वो खत्म कहाँ जाके हो रही है, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि पेंडेंसी पीरियड क्या है, लंबित काल क्या माना जाएगा। फिर तीन जो पक्ष हो जाएंगे इनके जो अधिकार इफेक्टेड हो जाएंगे, किसको क्या अपन रेमेडी देने वाले हैं अगर आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो। ये सारी चीजों को अपन इस सेक्शन 52 में डील करने वाले हैं, है ना। तो कल हम इस बारे में बात करें। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।